डॉक्टर मोज़म साहब, आप भी अगर रिकॉर्डिंग शुरू फरमा लें तो नवाजिश। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप ये जो फुल स्क्रीन है इसको ज़रा या डबल क्लिक करें अपनी स्क्रीन पे तो ये नीचे हो जाएगी। डबल स्क्रीन डबल क्लिक करें। अ, हाँ जी, हज़रात उलमा इकराम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको शरिया अकेडमी के अदालती और कानूनी निज़ाम के तारुफ वाले कोर्स के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। हमारा आज दूसरा लेक्चर है। मैं बिला ताख़ीर डॉक्टर मुअज़्ज़म महमूद भट्टी साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो अपने लेक्चर का आगाज़ फरमाएँ। डॉक्टर साहब, आपका माइक बंद है, आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, अब आवाज़ ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने माशाल्लाह यहाँ पे हमारे कोर्स में जो जॉइनिंग दी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट भी शो किया है। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में भी देख के कि आप लोग बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि कम से कम रीडिंग भी मज़ीद होनी चाहिए, स्टडी आपकी एनहांस होनी चाहिए और इसी तरह कम से कम जो है ना वो जो सिस्टम अभी चल रहा है पाकिस्तान का, अदालती निज़ाम का, लीगल सिस्टम हमारा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके साथ-साथ जो अज़ाफ़ी चीज़ें हैं वो भी हमें बेशुमार इंशाल्लाह उन बुक से सीखने को मिल जाएँगी। लेकिन एक जो बुनियादी ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखेंगे और इसके साथ लिंक अप बेशुमार चीज़ें होंगी जो हम इंशाल्लाह सीखते चले जाएँगे। आप सारे लोग एक बात का बड़ी अच्छी तरह ख़्याल रखें कि आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहम है। स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, अदालतों का जो एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, वो किस तरह की होती है। उसके 2 हिस्से मैंने किए हैं। एक लेक्चर 2 में जो आज डे 2 है हमारा और फिर जो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को लेक्चर होगा, उसमें हमारे यहाँ पार्ट 2 आएगा। तो 2 तरह की हायरार्की है हमारी कोर्स में, उनको हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को जामियत के साथ आपके सामने रखें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और अगर उनको हमने एक्सप्लेन किया, तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। बहरहाल, आज की जो क्लास है, उसको समझने के लिए मैं आप सबको दोबारा से चौकन्ना करना चाहूँगा कि काइंडली बहुत ज़्यादा होशियार बाश होके बैठें। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, वो टोटली बेस कर रहा था कि लॉज़ कैसे बनते हैं, डेवलप होते हैं, बिगड़ते कैसे हैं, अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके सोर्सेज़ क्या हैं, कुछ हिस्ट्री पे बात हुई है और कुछ उसके स्कूल ऑफ थॉट्स पे बात हुई है। तो मिलती-जुलती वो सारी बातें थी जो लॉ रिलेटेड थी कि लॉ किस तरह बनते बिगड़ते हैं। लेकिन जो आज हमारा लेक्चर होगा, ये टोटल होगा कि वो सारा लॉ अब जो इन अदालतों के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ पर ये लॉ पेश किया जाता है, इस लॉ को देखा जाता है, इस लॉ पे काम किया जाता है, तो वो कोर्ट्स किस-किस तरह की होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बुनियादी ढांचा क्या है, उसकी हायरार्की क्या है। तो यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फेडरल शरिया कोर्ट्स पढ़ेंगे, हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे और उसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं,
जो नीचे हमारी सेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अदालतें हैं या जो हमारी तहसील लेवल पे अदालतें हैं, उनका एक बुनियादी ढांचा आज हम पढ़ेंगे। वो अदालतें क्या हैं, किस तरह काम करती हैं और उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन इख्तियारात क्या हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हमारे आज के लेक्चर में होंगी। सबसे पहले तो आप देख लें कि हम इनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में इनको तकसीम करते हैं हमारी कोर्ट्स को। एक को हम कहते हैं ये बड़ी कोर्ट्स हैं, आला अदालतें हैं, उनको हम सुपीरियर कोर्ट्स कह देते हैं। जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अदालत उज़्मा बड़ी अदालत है, इस तरह हमारी फेडरल शरिया कोर्ट है, जिसको हम शरी अदालत भी कह देते हैं। इसी तरह हमारी हाई कोर्ट है, जो इस वक्त पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स काम करती हैं। इसी तरह हमारे कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं, ये ट्रिब्यूनल्स हमारे सुपीरियर कोर्ट्स में आते हैं, जो इज इक्वल टू यानी कि ये बराबर होते हैं हाई कोर्ट्स के किसी हद तक। लेकिन ट्रिब्यूनल्स का सबक हमारा अगली क्लास में आएगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट और 5 जो हाई कोर्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। इसी तरह ये बड़ी अदालतें हैं सारी, इनकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो छोटी अदालतें हैं जो इनके अंडर काम करती हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, जिसमें सिविल कोर्ट्स आ गई हमारे, जहां दीवानी मुकदमात पेश किए जाते हैं। इसी तरह हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स आ गई, जहां पर हमारे फौजदारी मुकदमात पेश किए जाते हैं। इसी तरह बेशुमार स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जिस तरह हमारी बैंकिंग की है, एंटी टेररिज्म की है, हमारी एंटी करप्शन की है, लेबर कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, या कई इस तरह की कोर्ट्स हैं जो हमारी स्पेशल कोर्ट्स हैं। ये सबक भी हमारा अगली जो पार्ट 2 इसका हायरार्की का है वहां पर आएगा। लेकिन ये दो हिस्से हो गए, एक सुपीरियर कोर्ट्स हो गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट, 5 हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आ गए। इसी तरह हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गई, जहां पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आ गई। उसके अंडर फिर हमारी सिविल कोर्ट्स होती हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। इसी तरह हमारी कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं। ये हमारा मेन जो क्लासिफाई करने की हमारी दो तरह की जो कोर्स हैं वो किस किस तरह काम करती हैं। अब इनको हम इंशाल्लाह बारी बारी देखते हैं किस तरह काम करती हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, बड़ा मशहूर नाम, बड़ा कॉमन नाम, बहुत आम आपके जहनों में, आपकी कानों की समात ने इसको सुना है, कई दफा पढ़ा है, कई दफा हम इससे कईयों को यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, यहाँ के जो ऑर्डर्स हैं, यहाँ की जो जजमेंट्स हैं, फैसले हैं, उनको सुनने का मौका मिला। कई दफा आपने टीवी में वहां पर मुख्तलिफ लोगों को पेश होते देखा। तो ये जो हमारी कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जिस तरह हमारा फेडरल पहले कराची था और अब इस्लामाबाद है, तो जब से इस्लामाबाद बना तो 1956 में, 19 है 1956 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही है। एक चीज आप जरा देख लें कि जब यहाँ पे अंग्रेज आया है, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे आके बुनियादी ढांचे जो कोर्ट्स के डेवलप किए हैं, वो जो ऑलरेडी चलते थे, हमारे पंचायती जिरगे के निज़ाम चलते थे, उन्हीं को थोड़ा सा बढ़ा के जो काजी का एक सिस्टम होता था यहाँ पर, हमारा इस्लामी शरिया जो काम करता था, या जो मुस्लिम हमारे रूल होते थे, मुस्लिम रूल्स मतलब मुसलमान हुक्मरान होते थे, तो उन हुकूमतों में यहाँ पर काजी सिस्टम होते थे। काजियों की अदालतें होती थी, वो मुख्तलिफ जगहों पे, वो जिस तरह एक इलाके का ये काजी है, दो काजी हैं, ये काजी फलां काम का है, ये काजी फलां काम का है, तो उन्हीं काजियों को आगे बढ़ा के जो जज का एक ओहदा दिया, जिसको हम अंग्रेजी में जज कह देते हैं, उर्दू में तो वो या अरबी में काजी होता है। तो ये आम तौर पर ये जो जज साहब हैं, ये जो काजी का एक पेशा है, शोबा है, ये वही था जो पहले यहाँ पे डेवलप था। लेकिन सेंटर्स में इन्होंने बड़ी बड़ी अदालतें बना दी अंग्रेजों ने आके। वो हम अगली स्लाइड में इसको डिटेल पढ़ेंगे, जब हम ये इसकी बात करेंगे हाई कोर्ट्स की, तो वहां पे हम इनको डिटेल पढ़ेंगे
कि उन्होंने सेंटर्स में अदालतें बना दी। जो 1861 में, 1860 में उन्होंने इंडियन पीनल कोड बनाया, ये मैंने आपसे बात की थी। और इसी तरह जो उन्होंने 1898 में और 1906 में जो प्रोसीजरल लॉ भी बना दिए थे कि क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होगा और सिविल कोर्ट्स के प्रोसीजर क्या होंगे, किस तरह केस चलेंगे, ये भी उन्होंने बाद में बना दिए। 1860 में उन्होंने बाकायदा तौर पर फौजदारी कवानीन तय कर दिए। अब वो कवानीन, यहाँ पे किसी बंदे ने चोरी की है तो उस पर जनाब 378, 379, 380, 81, 82, ये तो तरतीब से सारे सेक्शन लगेंगे कि उसने चोरी की तो वो किस तरह चोरी की, दीवार फलांगी, टाइम क्या था, कितनी चोरी की, कितने लोग थे, साथ जरा भी पहुंचाई है कि नहीं, बंदा कत्ल हुआ साथ के नहीं, और चोरी किस तरह हुई, किस टाइम हुई, हर एक चीजों को जो उन्होंने मेंशन किया। जिसमें आप बड़ी मशहूर जो हमारी होती है, 420 है, इसने धोखाधड़ी की है, इसने 302 इसने कत्ल कर दिया है, या किसी मजहबी एंगल के साथ किसी मजहब को टच किया, 295 उस पर लगेगी, जो बाद में अमेंडमेंट होती 295 BC भी बनी, वो हम आगे बातें करेंगे। लेकिन ये 1860 में यहाँ पे उन्होंने हमें इंडियन पीनल कोड दे दिया, एक पूरा कानून जिसके 511 सेक्शन थे, वो हमें थमा दिया कि इंडिया के अंदर ये चलेंगे। हाँ, वक्त के साथ साथ वहां पर कुछ तब्दीलियां जरूर आई हैं कि फलां सेक्शन का जो मामला है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दें, तरमीम कर दें, और उसको सेक्शन को फलां को, जिस तरह 295 का मैंने कहा, फिर ए बन गई, उसी की फिर बी बन गई, फिर उसी की सी बन गई, कि ए फलां को डील करेगा, बी फलां को डील करेगा, सी फलां को डील करेगा, तो ओवरऑल 295 ओवरऑल किसको डील करेगा। तो वो ओवरऑल तो था, लेकिन उसके नीचे उसकी तरमीमी शक्ल भी साथ एबीसी में बना दी गई। लेकिन 511 ही सेक्शन रहे जो 1860 में बने थे। 1861 में उन्होंने हाई कोर्ट्स बना दी, जिनको पहले सेंटर कोर्ट्स कह दिया जाता था। यही बड़ी अदालतें होती थी। और जो सुप्रीम कोर्ट होती थी, वो कह ले जो वायसराय होता था, वो जिस तरह हमारे यहाँ सदर जो है वो बड़ा एक वही सारी बात सुनता है, उसी पर ही फैसले देता है। इसी तरह ये जो सेंटर्स होते थे, उनके आगे केस जो है वो वायसराय के अंडर जो है वो कोई ना कोई बड़ा काजी तो गुजा, जो बड़ा उनका जज होता था, वो जो है वो फैसले कर देता था। तो ये आमतौर पर जितनी भी अदालतें काम करती थी, उन सब का ताल्लुक जो है वो सारे का सारा वो सेंटर्स में होता था। और वही बाद में अदालतें दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक सुप्रीम कोर्ट बन गई और एक उसमें हाई कोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर गई। तो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा, ये इस वक्त इस्लामाबाद में, इसमें टोटल 17 जज बैठते हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस होता है, जो आजकल हमारा उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस हैं। और 16 इसके अलावा हमारे आम जजेस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो बैठते हैं। आमतौर पर कभी कोई कोरम कम हो या कोई मसला हो, ज्यादा बंदे चाहिए, तो दो जज वो इंडक्ट कर लिए जाते हैं हाई कोर्ट से, या इसी तरह दो एडहाक के ऊपर भी वो जज रख लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट जो है वो जुडिशल कमीशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान करता है। जुडिशल काउंसिल जो है ये सारे जजेस को अपॉइंट करता है, और यही सब जितने भी अदालतें हैं उनके निज़ाम को चेक करता है, देखता है, और सिस्टम को चलाता है। अब इसमें आप देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस्लामाबाद में है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेंचेस हैं। ये आपने इस स्लाइड में ये बेंचेस का एक दफा समझ लेना है। मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर ना मिक्सअप कर दी हैं, हर चीज को अंदर रख दिया है, एक नोट्स की शक्ल बनाई है स्लाइडों को। इसलिए बना दिया है कि कल को अगर आप सिर्फ स्लाइडें ही पढ़ लें तो काफी चीजें आपकी इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगी। मगर ना इसको थोड़ा सा करके बाकी जुबानी भी बयान किया जा सकता था, लेकिन इनको मैंने स्लाइडों की शक्ल में आपके सामने बहुत सारी मालूमात भी दे दी हैं, ताकि ये कम अज कम आपका एक अच्छा जो है लिटरेचर आपके पास भी पहुंच जाए। तो ये जो बेंच है, रजिस्ट्री है या ब्रांच है, ये जो लफ्ज हम बोलते हैं,
ये आप तमाम मेरे शुराका ज़हन में रखें कि असल इस्लामाबाद है। लेकिन अब एक बंदा कराची का है और उसने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनाब उसका केस लग गया, वो कराची से इस्लामाबाद आया। अब इस्लामाबाद बेचारा आएगा, वहां पे उसको वो जज छुट्टी पे है, या उस दिन हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई, या कोई भी ऐसा मसला हो गया, या डेट पड़ गई है आगे, फिर 5 दिन बाद दोबारा हो जी, फिर वो 5 दिन बाद कराची से कैसे है, या तो 5 दिन वो इस्लामाबाद रहेगा, या फिर 5 दिन बेचारा जो है ना वो वापस जाएगा, वो एयर टिकट लेके हवाई जहाज के जरिए, और फिर वापस आएगा। तो ये उसके लिए बड़ा एक मुश्किल टास्क था। कराची, कोयटा या दूर दराज के जो इलाके थे, कि बहालपुर से किसी ने चलना है तो वो बेचारा इस्लामाबाद पहुंचे, या दूर के इलाकों के जो लोग बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आएंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो फिर क्या किया गया, बेंच मुकर्रर कर दिए गए। एक लाहौर में जितनी हमारी टोटल सदर मुकाम है तमाम सूबों के, सूबा पंजाब है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और सिंध है, तमाम सूबों के अंदर जो सदर उनका मुकाम था, लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, यहाँ पर एक एक बेंच बना दिया गया। और ये जो बेंच है, ये बेसिकली क्या है, बेंच आप ये समझ लें कि आर्जी तौर पर वहां पर वो एक बेंच बना दिया गया, लेकिन जज वहां पे कोई नया पॉइंट नहीं हुआ। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो आपने समझना है, कि जज वो 17 ही रहेंगे, जो 17 जज हैं, 17 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि लाहौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के केसेस की तादाद ज्यादा हो गई, तो वहां से 17 जजों में से कोई एक पैनल 2 3 4 का वहां से मूव करेगा, वो इस्लामाबाद आएगा, और इस्लामाबाद आगा वो लाहौर आएगा, और लाहौर आके वो जो पंजाब के केसेस हैं, जो उन्होंने अ, अ, जो पंजाब के केसेस हैं, मेरी यहाँ पे 1 मिनट मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ जी, आप मेरी बात सुनते चले जाएं। यहाँ कोई डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन मेरी आवाज यकीनन आपको आ रही होगी। तो जो यहाँ पर जितने भी हमारे केसेस होते हैं जो पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो सारे पंजाब के केसेस अब लाहौर में सुने जाएंगे। अब वो पंजाब के केसेस जब लाहौर सुनेगा, तो अब वहां पर क्या होगा, जस्ट अ मिनट जी, मैं दोबारा से स्लाइड आपके सामने ले आऊं। अब वो पंजाब के केसेस जो लाहौर में उन्होंने सुने हैं, तो अब वो जो 3 4 5 जजेस साहबान वहां से आए हैं, जो इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट से लाहौर आए हैं, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट के केसेस लाहौर में बैठ के सुनने हैं। लाहौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं है अलग से। इसी तरह कोयटा में जाएंगे, वही 17 जजों में से कोई, या वही कराची में जाएंगे और वही पिशावर में जाएंगे, और वही इस्लामाबाद भी वही 17 बैठेंगे। तो वही जजेस जो हैं, वो जो 17 का कोरम है, वही सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां सुप्रीम कोर्ट का मामला होगा, वही डील करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो 17 रुकनी बेंच है वो बैठा है जी फलां काम के लिए। तो वो 17 रुकनी बेंच का जो लफज है, वो बेसिकली 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें 16 आम जज हैं और एक उनका चीफ जस्टिस होता है, जो आजकल उमर अता बंदयाल साहब हैं। इसी तरह आप देखें कि दो हमारे जो इलाके हैं, जीबी गिलगित बल्तिस्तान और एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर, अब ये हमारे साथ इंटरमली हमारे साथ हैं, आईनी तौर पर ये हमारे साथ नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का सिस्टम जो है वो वहाँ का पर जो अदालतें हैं उनका जो एक ढांचा है, उसके मुताबिक वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जो केस होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का केस होगा उनका, वो इस्लामाबाद में आएंगे, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर उनकी जो कोर्ट्स होंगी, वो अलग से सुप्रीम अपेलेट कोर्ट्स कहलाएंगी। यानी कि जो उनका सबसे अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम अदालत है, जो जीबी की और एजे की, यानी कि कश्मीर की, आजाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये हमारी 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उनके लिए अलग से अपेलेट कोर्ट होगी। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे
4 सूबे हैं, इनको डील करेगी। होगी वो भी इनके साथ ही, सेम ही होगी, लेकिन उनके लिए सुप्रीम अपैलेट कोर्ट्स अलग से होंगी, उनका बेंच अलग से होगा, जहां पर उनके फैसले सिर्फ जीबी के और एजेके के सुने जाएंगे। इसी तरह ये यहाँ पर एक बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, शरिया पैलेट बेंच इस्लामाबाद में। जिस तरह फेडरल शरिया कोर्ट आपने सुना, जो अगली स्लाइड में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में सुने पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन यही जो बेंच है, जब यही बेंच हमारा शरिया का यहाँ सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में बैठेगा, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जो ये 17 जजेस हैं, ये नहीं होंगे, बल्कि वो बाकायदा तौर पर एक बेंच अलग से इनके साथ मिलके शरीयत पैलेट बेंच बनेगा, जो शरिया के फैसले सुनेगा, जो फेडरल शरिया कोर्ट से ऑनवर्ड आगे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उस हायरार्की से आए हैं, वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। अब ये चूंकि सबसे ऊपर वाली अदालत है, एक बंदा नीचे से उसका केस लगा, वो ऊपर आया, उस वहां से भी हार गया, फिर ऊपर आया, वहां से भी हार गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आया, तो यहाँ पर ये आखिरी अदालत होगी जहां पर उसने अपने केस को फाइल करना है। सिवाय जो हमारे सजाए मौत के जो होते हैं मुजरिम, वो उनकी सिर्फ एक अपील, आखिरी अपील वो सदर से कर सकते हैं, जो मौजूदा प्रेसिडेंट होता है पाकिस्तान का, उससे वो आखिरी अपील कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने हमारे केसेस होते हैं, वो टोटली तौर पर सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी आखिरी अदालत है, और यहाँ पर ही फैसले मुकम्मल हो जाते हैं। वो भी जो वो कत्ल का मामला है, जहां वो सजाए मौत होनी है, वो भी जस्ट अपील करेगा जज साहब के फैसले की, कि सदर साहब से कि जनाब मुझे माफी दे दी जाए। वो अपना केस उसको नहीं सुनाएगा, केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही चलेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक अहम डिस्कशन मैंने आपके सामने रखी है। अब हम देखते हैं कि इसकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, इसका दायरा कार कितना है, कितना वसी है, क्या क्या काम ये कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। नंबर एक, इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज। जितने भी गवर्नमेंट के मामलात हैं, जो हमारे बड़ी बड़ी असम्बलियों के मामले हैं, इस वक्त जो गवर्नमेंट फंसी हुई है कि ये मामला चल रहा है, फलां हो रहा है, ये सो मोटो एक्शन भी ले सकते हैं। या अगर कोई दावा है, तो गवर्नमेंट का मामला है, तो उस दावे को भी डायरेक्ट सुन सकते हैं, कोई रिट है तो उनको भी सुन सकते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं गवर्नमेंट के आपस में, असम्बलियों के आपस में, तो या मुख्तलिफ वज़ारा के आपस में, तो वो सारे के सारे जो है वो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये उसको देखती है। इसी तरह इसका जो दूसरा बड़ा काम है, ये क्या करती है कि ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हर बंदे का कोई ना कोई हक है, हर बंदे का राइट है। मुझे आज़ादी हासिल है, मैं अपनी मर्जी से घूम सकता हूँ, अपनी मर्जी से सो सकता हूँ, मर्जी से उठ सकता हूँ, मुझे आज़ादी हासिल है। लेकिन अगर मुझे कोई कैद कर लेगा, अल्लाह ना करे मुझे कोई हब्से बेजा में रखेगा, जो आगे हम रिट्स में पढ़ेंगे, चौथी पांचवी आगे स्लाइड आएगी, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर मेरे राइट्स को कोई डैमेज करेगा, तो उसके ऊपर हम बाकायदा तौर पर केस फाइल करेंगे, हम रिट दायर करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये बाकायदा तौर पर हमारे राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें लेकर देगी। अगर इसी तरह कोई भी एनजीओ, कोई गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा अदारा अगर आम आवाम के फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसको खराब कर रहा है या राइट छीन रहा है, तो ये खुद ही उस पर एक्शन भी ले सकते हैं, सो मोटो एक्शन भी ये सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। इसी तरह नंबर 3 पे आप देखें, अपील फ्रॉम जजमेंट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। कोई भी केसेस हैं, जो हमारे क्रिमिनल केसेस हों या सिविल केसेस हों, उनकी अपील, जहां हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि अब ये केस आपके खिलाफ है, तो मजीद अपील हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो उससे भी बड़ी अदालत है। इसी तरह ये एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन इसकी है। ये जितने भी पब्लिक के मामलात हैं, अवाम के मामलात हैं, उसके अंदर ये एडवाइजरी देती है। मिसाल के तौर पर सड़क बन रही थी, सड़क बनते बनते एक जगह पे उन्होंने बहुत लंबा पुल बनाना है। अब अगर वो उस रोड पर वो बहुत बड़ा पुल बनाएंगे, तो पुल बनाते हुए बहुत सारी आम आवाम की वहां पर जो उनके हकूक हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनकी राह गुजरी खत्म हो जाएगी, या कोई ना कोई उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर जरब लगेगी।
तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, उनको एडवाइजरी देगी कि जनाब आप ये जो पुल बना रहे हैं आप यहाँ पे ना बनाएं, यहाँ पे ये खदशा है, आवाम जो है वो रुल जाएगी, जलील हो जाएगी। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ये पुल फलां जगह पे बना लें। तो एडवाइजरी की भी इख्तियारात इसके पास होते हैं। इसी तरह जितने भी अपील होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की या ट्रिब्यूनल्स की, वो भी यहाँ पर सुनी जाती हैं। यानी कि ये आखिरी अदालत है, नीचे जितनी अदालतें हैं वहां पे अगर केस खिलाफ आ गया है तो यहाँ पे आके आप उसका जो केस है, वो अपील है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। आखिरी अदालत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद जी फेडरल शरिया कोर्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल है। इसको भी आपने जरा समझना है, चूंकि बेशुमार लोग माशाल्लाह आप में से अक्सर मदारस से रिलेशन है आपका और पढ़े लिखे लोग हैं, मदरसे की तालीम आपके पास है। तो आप देखें कि 1980 में ये जो स्टेब्लिश हुई है, बनी है फेडरल शरिया कोर्ट, वफाकी शरी अदालत 1980 में ये जो कायम हुई है, इस अदालत ने जो ज़िया के दौर में बनी, इसने सिर्फ और सिर्फ शरिया और हदूद के जो केसेस हैं उनको सुना, उसके लिए ये अदालत बना दी गई। अब यहाँ पर टोटल 11 जजेस जो है वो बैठते हैं, 8 उसमें मुस्लिम जज होते हैं और 3 जो है वो उलमा होते हैं, जो बड़े लेवल के उलमा हैं उनको बिठाया जाता है। यहाँ पर मुस्लिम जजेस क्यों? अब देखें वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू भी बैठ सकता है, हमारा बाकायदा वो चीफ जस्टिस भी रहा हिंदू, इसी तरह ईसाई बैठ सकता है, या कोई और यहाँ पे मजहब का बंदा है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। वहां पर मुस्लिम होने की कोई कैद नहीं है हमारे आइन में। लेकिन वफाकी शरी अदालत में चूंकि ये शरिया के साथ इसकी अटैचमेंट है, इस तरह मैंने कहा था कि शरिया जब लफ्ज बोलेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोलेंगे, ज्यूश के लिए हलाखा बोलेंगे, हम क्रिश्चियनिटी के लिए हम कैनन बोलेंगे। तो मुस्लिम जजेस का शरिया कोर्ट में होना जरूरी है, ये कॉमन सी बात है। तो उसमें 3 उलमा भी होंगे, 8 जज होंगे जिन्होंने बाकायदा जुडिशरी की तालीम ली होगी, लेकिन 3 उलमा भी होंगे, जैसे पीर करम शाह हाजरी रहमतुल्लाह अलैह जज रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ये हमारे जज रहे हैं। तो ये जो हमारे जज साहबान हैं, ये उलमा की जमात और बाकी जज साहबान की जमात, ये मिल के ये हदूद केसेस को डील करते हैं, जो शरिया केसेस हैं उनको डील करते हैं। इनकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, इनकी हदूद बंदियां क्या हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो यह है कि ये चेक द प्रोविजन ऑफ लॉ इज अगेंस्ट टू इस्लाम। कोई भी इस्लाम के मुखालिफ अगर कोई कानून बनता है तो ये उसको चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि मार्कअप, बैंकिंग हमारे जो लॉज हैं, बैंकिंग के लॉज, वहां पर मार्कअप सूद का जो एक कानून है, लॉ है, अब उसके खिलाफ ये 1997 टू 8 से ये जो हमारा चल रहा है और बाकायदा इसको कलअदम भी करार दिया गया, ये जो कि सूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगा, ये जो लॉ है अगेंस्ट इस्लाम है। तो उसके ऊपर फेडरल शरिया कोर्ट जो है, कोई भी ऐसा लॉ जो इस्लाम के अगेंस्ट होगा, एक तो उसको भी चेक एंड बैलेंस करेगी वफाकी शरीयत अदालत। नंबर 2, केस अंडर हदूद लॉज, सिर्फ जो हदूद के केसेस हैं, जो पुरानी सजाएं हैं, जो शरिया की सजाएं हैं, वो जो केसेस होंगे उनकी यहाँ पे सुनवाई होगी और उसी के मुताबिक फैसले होंगे इंशाल्लाह। जो एक हमारा कोर्स चल रहा है शरिया अकादमी के अंदर, ये मुहाजरात और ये कुरानियात का, तो वहां पर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक लेक्चर होगा जो सिर्फ इसी टॉपिक पे है कि हदूद केसेस जो हैं, जो हमारी पुरानी सजाएं हैं और पाकिस्तान का जो इस वक्त मुरवजा राय जो हमारा प्रिवेलिंग लॉ है या सिस्टम है, वो उसका एक कंपैरेटिव स्टडी है, काबिल मुताला है। ये मेरा 16 मार्च को वहाँ पे उस क्लास में एक लेक्चर है। आप में से हो सकता है उस क्लास के कोई बंदे हों कि ना हो, लेकिन इसकी जो डिटेल वहाँ पर इंशाल्लाह उस लेक्चर में वो यकीनन वो इसी मौजू पे है, तो वहाँ पर कुछ चीजें होंगी डिस्कस इंशाल्लाह। तो केसेस अंडर हदूद लाज, ये हदूद के जितने केसेस हैं ये अदालत डील करती है। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट, अगर कोई वाकई कोई जानी वो वाकई साबित हो गया, गवाहान सब कुछ जो भी उसके लवाजमात है पूरे हो गए,
और उसके बाद उसको जो भी सजा देनी है हदूद के अंदर, या शराब नोशी की या जो भी बाकी सजाएं हैं, तो इस सजा देने का इख्तियार भी रखती है। अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर हदूद लॉज। अब देखिए, इसको समझना बड़ा जरूरी है। किसी बंदे ने शराब पी हुई थी और वो शराब पी के गुजर रहा था कि रास्ते में एक बंदे को उसने गालियां दी, लड़ाई शुरू हो गई और उस बंदे को उसने काफी मारा। उस बंदे ने उसके खिलाफ अपील, वो एफआईआर करवा दी। जब वो एफआईआर हुई तो बताया गया कि एक तो इसने शराब पी हुई थी और दूसरा इसने मेरे साथ ये कार्रवाई भी की है, या मेरी स्नैचिंग की है, या मेरी कोई भी ऐसा वो जर पहुंचाई है, या कुछ भी उसका नुकसान किया। अब उसका केस लग गया सेशन कोर्ट में, एक क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उसका केस चला जाएगा। लेकिन अब उसके ऊपर दो तरह की दफात लगेंगी। एक, जो उसने शराब पी है वो हदूद केसेस में आएगा, और जो उसकी लड़ाई हुई है और उसने नाक तोड़ दिया, दांत तोड़ दिए, या उसने कोई चीज उसका नुकसान पहुंचाया, या कोई भी उसका नुकसान हुआ है, अब वो हमारे जो पीपीसी के तहत जो उसका फैसला है वो उस पर वो दफा लग के, अब एक हदूद की दफा लगी और एक हमारी पीपीसी की दफा, पाकिस्तान पीनल कोड की दफा लगी। अब उसने उस क्रिमिनल कोर्ट ने वो केस सुना। सुनने के बाद उसने फैसला दे दिया। अब फैसला उसके खिलाफ आ गया, बंदे के खिलाफ। अब वो आगे जाएगा। फैसला जब आगे गया तो उसके अब दो केस हैं। एक केस ये है कि उसकी लड़ाई हुई है और वहां पर उसने जो भी उसका नुकसान पहुंचाया है, वो अगली अदालत यानी कि वो हाई कोर्ट में केस करेगा जो उसका नुकसान हुआ। और जो शराब का मामला था वो केस जाएगा वफाकी शरी अदालत में, क्योंकि ये हदूद का केस है। तो अब जो हदूद के केस वफाकी शरी अदालत में आएंगे, वो निचली अदालत में जो क्रिमिनल कोर्ट से ऊपर आए हैं उनकी अपील भी यहाँ पर सुनी जाएगी। तो ये वफाकी शरी अदालत जो है, अब यहाँ पर भी अगर फैसला खिलाफ जाता है तो फिर जो मैंने इससे पहले बात की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, के जो बेंचेस के अंदर आखिरी बेंच होता है शरीयत अपैलेट बेंच इस्लामाबाद। अब वो जो वफाकी शरी अदालत के अंदर कोई केस उसके अगेंस्ट चला गया, तब वो यहाँ पर अपना फैसला यहाँ आके पे वो अपनी बात करेगा, यहाँ अपील दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपैलेट बेंच में। अब उसके बाद हाई कोर्ट्स की बात आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे अब हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स जो हमारी हैं, ये इस वक्त 5 हाई कोर्ट्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं। उनमें सबसे पुरानी पंजाब की हाई कोर्ट है जो इस वक्त लाहौर में है। ये 1882 में बनी और इसके टोटल 60 जजेस हैं। अब आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में टोटल 10 जज हैं, लेकिन यहाँ पर 60 जज हैं। तो अब ये जो जजेस की तादाद है, ये आपने ज़हन में रखना है कि इलाके के केसेस और इलाके के अफराद को, जो पॉपुलेशन है वहां पर, जो आबादी है, उन दोनों को मद्देनजर रखकर जजेस की और कोर्ट्स की तादाद मुतय्यन की जाती है। ये पंजाब चूंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर सब ज्यादा जजेस हैं, केसेस भी यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो 60 जजेस हैं पंजाब के जो हाई कोर्ट के जज हैं। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, मोहम्मद अमीर भट्टी साहब हैं। और ये लाहौर के अंदर है, लेकिन फिर इसी के आगे 3 बेंच है। मिसाल के तौर पर वो बहावलपुर का बंदा है, तो उसने अब केस उसका लग गया लाहौर हाई कोर्ट में, तो अब बेचारा लाहौर आता फिरेगा बार बार तरीकों पे, तो वहां पर ही एक बेंच बना दिया गया बहावलपुर में। इसी तरह एक बेंच मुल्तान में और एक रावलपिंडी में बना दिया। और यही जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, जो 60 जज हैं, इन्हीं में से जज साहबान जाएंगे और वो रावलपिंडी में, मुल्तान में और बहावलपुर में जाकर बैठ के वहां पर हाई कोर्ट के केसेस सुनेंगे, जिस तरह मैंने हायरार्की आपको बताई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसी तरह जो दूसरी पुरानी अदालत है वो ये हाई कोर्ट है, वो केपी के पेशावर में बनी, 1901 में बनी है। ये 1901 के अंदर जो अदालत बनी, यहाँ पर 20 जजेस हैं इस वक्त। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं केपीके के, वो कैसर रशीद खान साहब हैं। यहाँ पर भी 3 बेंचेस हैं, एक एबटाबाद में है, एक मंगोरा में है, एक डेरा इस्माइल खान में है। तो ये सेम टू सेम वही हरारकी है कि वो बेंचेस जो हैं वो जस्ट बेंच हैं, बाकी वो 20 जजेस हैं हाई कोर्ट केपीके के। और वही जज वहां पर जाके मूव करते हैं, 1 2 3 4 जज जाते हैं अहमदाबाद में बैठ के वहां पर
हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वहां बेंच में बैठ के फैसला करते हैं। इसी तरह उसके बाद जो पुरानी अदालत है वो सिंध है, कराची में ये हाई कोर्ट है, ये 1906 में बनी है। इसके टोटल 40 जजेस हैं हाई कोर्ट के। इस वक्त जो चीफ जज हैं वो अहमद अली शेख साहब हैं। यहाँ पर भी 3 बेंचेस हैं, हैदराबाद, सखर और लारकाना। 3 बेंचेस सिंध हाई कोर्ट के हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो कोयटा में है, ये सबसे बाद में बनी है 1976 में, जो इन चारों सूबों के अंदर है। ये 1976 में बनी। यहाँ पर 10 जजेस हैं। नईम अख्तर अफगान साहिब यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं। इसके सिर्फ 2 बेंचेस हैं, एक सिब्बी में है, एक तुर्बत में है। तो ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट इसी तरह कोयटा में जो है, ये भी उसी तरह उसी हरारकी के तहत काम करती है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी हाई कोर्ट है जो रिसेंटली 2010 में बनी है। इसके भी 10 जजेस हैं। पहले अतर मिनल्ला थे इसके, बड़ा मशहूर, आपने बार बार इनका नाम सुना होगा अखबारात में और टीवी में, खबरों में। लेकिन आजकल आमिर फारूक साहब नए जज आए हैं जो चीफ जस्टिस हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो यहाँ पर कोई बेंच नहीं है, कोई वफाक है वफाक का, कि एक ही हाई कोर्ट है। तो ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये मैंने पहले बता दिया कि 1861 में ये सेंटर्स की शक्ल में पहले बनी थी अंग्रेजों के दौर में। लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट की शक्ल इख्तियार कर गई। और उन्हीं के बरतानवी साम्राज्य के दौर में ही ये 1882 में और 1901 में और 1906 में ये 3 हाई कोर्ट्स तो बन चुकी थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद 1976 में बलूचिस्तान की बनी। 2010 में इस्लामाबाद की भी हाई कोर्ट बन गई। तो हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, ये बड़ा अहम टॉपिक है जी आज का। और अक्सर औकात हमने एक लफ्ज सुना हुआ है रिट का, कि जनाब रिट किसे कहते हैं, रिट हमने दायर कर दी, रिट हमने उस पर कर देनी है जी, रिट करो जी, रिट करो। ये बेसिकली आर्टिकल 199 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आईने पाकिस्तान है, उसके आर्टिकल 199 के तहत टोटल 5 रिट्स हैं। और ये रिटें, इसका इख्तियार हाई कोर्ट को होता है। अब ये रिट 5 किस्म की है। नंबर 1, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ये रिट है, ये टोटल फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही बेस करती है आमतौर पर। हैबियस कॉर्पस ये कि आप किसी भी बंदे को इलीगली उसको अपनी कस्टडी में रखें। मिसाल के तौर पर ये हम कहते हैं जी फलां भट्टे मालकान ने मजदूरों को रख लिया, या पीछे जो ये अभी बलूचिस्तान का मामला हुआ, बड़ा परेशान कुन मामला भी हुआ, कि वो उस औरत ने कहा कि सरदार ने हमें जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, कुरान पकड़ के बेचारी, बड़ा अफसोसकुन वाकया था। तो उसके पूरी फैमिली को उसने रखा हुआ है हब्से बेजा में। वो जो हब्से बेजा में रखा हुआ है उसके खिलाफ जो रिट हम करेंगे वो होगी हैबियस कॉर्पस। इसी तरह पुलिस वाले अल्लाह ना करे किसी को पकड़ के ले जाते हैं। अब वो एफआईआर के बगैर, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के, अगर वो हमें हवालात में रखते हैं, किसी को भी हवालात में रखते हैं बगैर किसी रीजन के, तो उन्होंने भी इलीगल एक्ट किया है, इलीगली उसको कस्टडी में रखा है। तो उनके खिलाफ, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी, उस थाने के ऊपर भी जो रिट हम फाइल करेंगे वो हैबियस कॉर्पस होगी। दूसरी हमारी है जी मैंडामस। मैंडामस जो है, मिसाल के तौर पर कोई भी अथॉरिटी है, वो उसका कोई काम है लेकिन वो काम पूरा नहीं कर रही है। मसलन गैस का महकमा है और गैस का मीटर आपने लगवाना है, आपने दरखास्त भी दे दी, आपने वो सारे मामलात भी पूरे कर दिए, दरखास्त निकल भी है, अब वो लगा के नहीं दे रहे आपको। अब वहां पर मैंडम उसके उस महकमे के खिलाफ आप रिट फाइल करेंगे। इसी तरह कोई भी कानूनी हक है जो आपको नहीं मिल रहा, आपका हक था, ये पासपोर्ट बनवाना आपका हक था, आपको बना के नहीं दे रहे, आपके सारे मामला पूरे हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बनवाना आपका हक था, कोई भी हक है, एफआईआर करवाना आपका हक था, कोई भी किसी भी किस्म का हक है, वो सारे के सारे हकूक जो हैं वो हम यहाँ पर जो है वो आमतौर पर उसकी रिट जो है मैंडामस बना रहे होते हैं। अब बड़ी माजरत से मेरा बस गलती से मैंने चार्जर तो लगाया था, लेकिन वो कहने बाद में भूल गया।
अच्छा जी, हम बात को जारी रखते हैं। उसामा साहब, सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है डॉक्टर साहब, जी, आवाज आ रही है। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैंने जो है ना वो वक़्ती तौर पे ये अभी चलाया है यहाँ से अपने मोबाइल से। तो बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं। मैं साथ-साथ अपना लैपटॉप भी ऑन कर लेता हूँ जी। जी। हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारी ये रिट्स हैं, जितनी भी ज़्यादा हमारी रिट्स जो है वो काम करती हैं, तो उस किसी भी चीज़ को हम किस रिट के तहत जो है वो लगाते हैं। सर माज़रत से फिर मेरी तवज्जो दोनों तरफ हो जाएगी, आप थोड़ा-सा बस वेट कर लें जी। अल्लाह खैरा। अब ये देखें कि हम पढ़ रहे थे रिट्स का सबक, तो रिट के सबक के अंदर हमने पहले हैबियस कॉर्पस का पढ़ा, फिर हमने मैंडामस की बात की कि कोई भी हमारा राइट है कि हमने सारे लवाज़मात पूरे किए हैं, तो हमारा काम करें। कोई भी कानूनी काम अगर वो नहीं करेगा जो उसके दायरे इख्तियार में है, तो हम उसके खिलाफ रिट कर देंगे। इसी तरह प्रोहिबिशन है, ये मिसाल के तौर पर कोई भी अदारा है, किसी भी अदारे के गैर कानूनी काम से रोकना। देखें, अगर आप सही जगह पे हैं, कोई इदारा आपको गैर कानूनी तौर पर रोकता है, वो कहता है कि जी नहीं, जी नहीं, आप यहाँ पर मकान नहीं बना सकते, जबकि मकान आपके नाम है, सारा कुछ रजिस्ट्री आपके पास है, कि आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते। भाई हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं? पिछले दिनों वो हमारा एक एंटी करप्शन में वो किसी का केस था, तो उन्होंने कहा आप भी आइएगा। तो जब हम गए तो अब वो इंक्वायरी चल रही थी। तो अब वहाँ पे हम चले गए, तो वो एकदम वो ऑफिसर ने देखा और उसने कहा कि यार ये आप किस तरह आ गए हैं? चूँकि वो वकला होते हैं, फिर वो आमतौर पर रोकते भी नहीं है। तो हमने कहा जनाब ये हमारा राइट है, आप इंक्वायरी करें, हम बस आपकी बातें सुनेंगे और आपको देखना या आपकी इंक्वायरी को देखना या यहाँ पे जो है वो बैठ के सारा सुनना, ये हमारा राइट है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये अगर कोई प्रोहिबिट कर रहा है, कोई आपको रोक रहा है किसी भी ऐसे काम से जो आपका राइट है, तो आप उसके खिलाफ ये प्रोहिबिशन जो रिट है ये कर सकते हैं। इस तरह कोवरंटो है या सरशरारी है। सरशरारी क्या है? तो आप ये देखें कि कोई भी हुक्म देगा तो उसके पास वो अथॉरिटी नहीं। मिसाल के तौर पर आपको कोई हुक्म दे रहा है कि जनाब आप जो है वो यहाँ पर ये आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपके हाथ काट दिए जाएँगे। जी, डीएसपी साहब कह देते हैं, जी आपको फांसी पे चढ़ा सकते हैं हम, आपको जो है वो इतने कोड़े लगा सकते हैं हम, आपको नहीं, वो उसका इख्तियार ही नहीं है। वो जब उसका इख्तियार ही नहीं है, तो वो अपनी लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा, कोई ऐसा अदारा, कोई ऐसा हुक्म दे कि जो उसकी बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन है, उसके इख्तियारात में नहीं है, तो वो अगर आपको देता है, तो आप डिसओबे करेंगे और उसके खिलाफ सरशरारी जो हमारी रिट है, वो करेंगे। इसी तरह हमारी कोवरेंटो है। जब भी कोई शख्स किसी भी ऑफिस में बैठता है, किसी पब्लिक ऑफिस में बैठता है, लेकिन वो उसके उसका अहल ही नहीं है, वहाँ पर बैठने का अहल ही नहीं है, जो कानून तय हुआ है, उस कानून के तहत वहाँ बैठ ही नहीं सकता है। इसकी बड़ी मशहूर मिसाल मुशर्रफ की है कि जब वो सदर बना तो कहा गया जी आप गैर आईनी तरीके से सदर बने हैं। लिहाज़ा आपके खिलाफ जो जो रिट हुई की गई थी मुशर्रफ के खिलाफ, वो कोवरंटो थी। तो इसी तरह कोई भी ऐसा ऑफिसर या कोई ऐसा बंदा
कि जज लगने के लिए 45 साल उम्र होनी चाहिए, आप हाई कोर्ट का जज नहीं लग सकता, या कोई भी ऐसा चीज है। अब वो बंदे की उम्र उतनी नहीं है या बंदे की क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, तो वो किसी भी सूरत जो है वो जो है वो नहीं आ सकता। लिहाजा ये एक बड़ी कॉमन सी आपने बात समझ लेनी है कि जो हमारी रिट्स हैं ये बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये सारी रिट्स जो है वो हाई कोर्ट में होती हैं। नंबर 2, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि जितनी अपील्स हैं एक्विटल की, मतलब बंदे को रहा कर दिया गया जबकि उसको सजा होनी चाहिए थी, मेरा मुखालफ था, उसको रहा क्यों किया गया, एक्विट कर दिया गया, रहा कर दिया गया, तो उसकी रहाई के खिलाफ भी अपील मैं सेशन कोर्ट की अपील आगे मैं हाई कोर्ट में करूंगा, निचली अदालत की अपील उतली अदालत में करूंगा। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनका भी काम हाई कोर्ट का भी यही है कि ये फंडामेंटल राइट्स का क्याम अमल में लाएं। सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जितनी भी हमारी छोटी अदालतें होती हैं उन सबको सुपरवाइज यही करते हैं। हाई कोर्ट का जज विजिट करने आ गया जी सेशन कोर्ट के जजेस को, नीचे मजिस्ट्रेट्स को, सिविल कोर्ट्स को, तो वो सारा ये तहसील में चला गया, जिले में चला गया, तो ये उनकी सुपरविजन भी करते हैं। अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर स्पेशल लॉज, कुछ खास लॉज होते हैं ट्रिब्यूनल के, वो अगर वहां केस नहीं बन सका तो फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। या आखिरी जो पॉइंट है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट डिसीजंस डिक्री एंड सेंटेंस पास्ड बाय द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, जो भी हमारी निचली क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स हैं वहां पे कोई भी फैसला हुआ तो उस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो हम हाई कोर्ट में करेंगे। अब ये हाई कोर्ट और इसकी ज्यूरिसडिक्शन, इसका दायरा इख्तियार, ये मैंने आपके सामने रखा। अब हमारा अगला बड़ा अहम पॉइंट कि जो उससे निचली अदालतें हैं जिनका हमारे सामने रोजमर्रा हमें वास्ता रहता है, वो हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। उसके दो हिस्से हैं, एक होती हैं सिविल कोर्ट्स, ये डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। ये दोनों जिले की अदालतें हैं। आमतौर पर तहसील लेवल पर सिविल जज भी होता है, लेकिन सेशन जज जो होता है सेशन का वो सिर्फ जिले में बैठता है, वो तहसील में नहीं बैठता है। मतलब गुजरांवाला की 4 तहसीलें हैं, वजीराबाद है, इसी तरह नौशहरा, विरका, कामों की, गुजरांवाला खुद, इन चारों तहसीलों के अंदर भी कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहां पर भी बार्स मौजूद हैं, वहां जज बैठते हैं, मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं, लेकिन वो सिविल जज बैठेगा अगर सेशन का मामला है, सेशन जज वो आके उन्होंने गुजरांवाला जो जिला है वहां पर ही आके उन्होंने सेशन जज के पास जो है वो केस अपना दायर करना है या यहाँ पे अपील दायर करनी है। तो अब आप देखें कि दो तरह की अदालतें हैं, एक सिविल कोर्ट्स होगी और एक क्रिमिनल कोर्ट्स होगी। अब इन दोनों की जो दोनों अदालतें जो हैं, इन दोनों को सेशन जज चलाता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। और फिर उसने कुछ अपने अंडर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रखे होते हैं, यानी उसके अंडर कुछ जज होते हैं जो उसको एडिशनली सपोर्ट करते हैं। ये भी सेशन जज के ही लेवल के होते हैं, लेकिन ये उसके असिस्टेंट होते हैं, एडिशनल होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ये सेशन जज के अंडर होते हैं और इनके भी इख्तियारात सेशन जज जितने होते हैं, लेकिन चीफ जज जो होता है किसी भी जिले का वो सेशन जज होता है। अब दो तरह की अदालतें हैं, एक सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट में जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जो हमने कल की स्लाइड्स में देखा भी और सुना लेक्चर, कि हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमारे फैमिली के रिलेटेड, हमारे टॉर्ट से रिलेटेड, हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे मामलात हैं वो सारे सिविल कोर्ट में जाएंगे। अब वहां पर 3 तरह के 3 क्लासेस के जज बैठे होंगे। एक होगा क्लास फर्स्ट का जज, सिविल जज है, क्लास फर्स्ट का है, उसको जो हम केस देंगे वो वो केस होगा जिसकी मालियत की कोई लिमिट ही नहीं है, करोड़ों अरबों का केस भी है, किसी प्रॉपर्टी की कीमत अरबों रुपए भी है, तो वो सिविल जज जो सीनियर जज होता है, सिविल जज क्लास अव्वल का, क्लास फर्स्ट का, उसके पास वो केस जाएगा। सिविल जज क्लास सेकंड का जो होता है, जो मालियत 25 लाख की जमीन है या कोई भी ऐसी चीज है जिसकी मालियत 25 लाख या उससे कम है, वो क्लास सेकंड का जो सिविल जज होगा उसके पास हम वो दावा दायर करेंगे। और इसी तरह जो क्लास थर्ड का सिविल जज होगा उसके पास 10 लाख या इससे कम की जो अमाउंट के जो मालियत के मामलात होंगे, उस मालियत के केसेस जो है वो सिविल जज क्लास थर्ड के पास जाएंगे। अब ये 3 क्लासेस के जजेस होते हैं,
और मालियत का चूंकि प्रॉपर्टी का मामला है, कोई इस तरह के सारे माल से रिलेटेड मामलात होते हैं, तो इनको 3 जजेस के 3 मुख्तलिफ रैंक्स में इनको डिवाइड किया गया है और मालियत के एतबार से डिवाइड किया गया है। अब ये जितने भी जजेस हैं, ये जो केसेस चलाते हैं, वो सिविल कोर्ट्स के जितने भी मामलात हैं, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो सीपीसी बना है, उसके तहत ये सारी अदालतें काम करती हैं। अगर दूसरी तरफ आ जाते हैं, हमारे जो सेशन क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, अब इसका भी बड़ा सेशन जज ही होता है, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो काम करते हैं। अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसकी भी 4 कैटेगरीज हैं। मजिस्ट्रेट जो होगा ये क्रिमिनल केसेस को देखेगा। ये आपने अच्छी तरह ये भी समझ लेना है कि मजिस्ट्रेट का काम क्रिमिनल केसेस को देखना है, सिविल केसेस को देखना नहीं है। और क्रिमिनल केसेस सिर्फ और सिर्फ जाएंगे थाने के जरिए से। जो थाना होगा वहां से केस आगे मजिस्ट्रेट तक जाएंगे, क्योंकि वो क्राइम हुआ है, कोई ना कोई ऐसा जुर्म हुआ है जो थाने में पहुंचा और थाने वालों ने जो हमारे जमीन के मामलात हैं, बाकी फैमिली के केसेस हैं, कोई भी सिविल मैटर्स हैं, वो हम डायरेक्टली वो थाने में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट हम अदालत में जाएंगे कि जनाब ये हमारा तलाक खुला का मामला है, समान जहेज हमने उठाना है, फैमिली मैटर है, ये हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, ये मेरा हिसाब किताब क्लियर नहीं कर रहा, ये मेरे चेक वो बोनस हो गए हैं, ये वो वापस नहीं कर रहा, पैसे नहीं दे रहा। तो कोई भी ऐसे मामलात होंगे वो डायरेक्ट वहां पर हम उसको लेकर जाएंगे। जो मजिस्ट्रेट होगा ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस को देखेगा, ये सिविल केसेस को नहीं देखेगा। अब ये भी 4 तरह के मजिस्ट्रेट्स होते हैं और हर मजिस्ट्रेट के अंडर कुछ थाने होते हैं। ये मिसाल के तौर पर 4 थाने एक मजिस्ट्रेट के पास हैं, 4 एक के पास हैं, 8 एक के पास हैं, 2 एक के पास है। ये डिपेंड करता है कि वो उस जगह की क्राइम रेशो कितनी है, जुर्म कितने हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा जज है, मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 3 का, वो छोटी से छोटी सजा दे सकता है, यानी कि 1 महीने तक की वो जेल में सजा दे सकता है कैद की, या 1000 रुपए मैक्सिमम फाइन कर सकता है। छोटे केसेस इसके पास चले जाते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा केस होगा, वो क्लास 2 के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास। वो 1 साल की सजा सुना सकता है या 5000 तक जुर्माना कर सकता है। उससे बड़ा क्लास 1 का जज है, मजिस्ट्रेट है, जो 3 साल की कैद की सजा सुना सकता है या 50,000 रुपए जुर्माना कर सकता है। उससे बड़ा जो हमारा सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट है, ये सारे इसके पास इख्तियारात होते हैं, सिर्फ सजाए मौत नहीं दे सकता। सजाए मौत जो कत्ल केसेस में सजाए मौत है, वो सिर्फ और सिर्फ सेशन जज दे सकता है, जिले की अदालत का। मजिस्ट्रेट वो सजाए मौत का इख्तियार देने का इख्तियार नहीं रखता। लिहाजा जितने भी कत्ल के केसेस होंगे वो आमतौर पर सेशन जज के पास होंगे, या सेशन जज जो है वो आगे रेफर कर देगा एडिशनल सेशन जज को, जो कि समझे उसी की रैंक का होता है। तो ये जितने भी क्राइम से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारे मामलात होते हैं, केसेस होते हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट्स डील करती हैं। और ये क्रिमिनल कोर्ट्स जो है ये सीपीसी जो जितने भी 511 मैंने बताया आपके कवानीन जो हमारे सेक्शन हैं, उनको कोई ना कोई उसके ऊपर सेक्शन लगा, ये दफा उसके ऊपर लगी, और वो सारे के सारे सीआरपीसी के तहत काम करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत काम करेंगे। सीआरपीसी के तहत अदालतें रन करेंगी, कितने बजे आना है, क्या करना है, किस तरह बैठना है, कितनी देर रहना है, किस मुजरम को किस तरह डील करना है, फ्रेम इशू कैसे करने हैं, एविडेंसेस कैसे करवाने हैं। तो ये सारे के सारे 1898 का जो हमारा सीआरपीसी है, जो बरतानवी राज ने यहाँ हमें दिया, वही अभी तक हम उसी के मुताबिक हमारी अदालतें क्रिमिनल भी चलती हैं। तो 2 तरह की ये अदालतें हमारी जिले लेवल पे और तहसील लेवल पे होती हैं। लेकिन तहसील लेवल पर सिर्फ सिविल जज होगा और मजिस्ट्रेट होंगे। सेशन जज जो होगा ये हमारा सिर्फ और सिर्फ आएगा जिले की सतह पर। अब ये आखिरी स्लाइड में मैंने ये सारा ढांचा आपके सामने खोल दिया जी। ये सबसे ऊपर आपको ये बड़ी कोर्ट्स नजर आ रही हैं। ये आप देखेंगे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ शरिया अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट का, ये बराबर बराबर हो गए। फिर फेडरल शरिया कोर्ट हो गई, और उसके नीचे जो कोर्ट्स क्रिमिनल केसेस जो हदूद लाज के अंडर काम करती हैं, वो सारी केसेस यहाँ पे चले गए। लेकिन आमतौर पर यही जो हदूद ला के केसेस हैं, यही जो नीचे हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, यही डील कर रही होती हैं। इसी तरह हमारे जो उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट की हिरार्की है, आप देखें कि 5
हाई कोर्ट्स हैं, ये जो डब्बे बने हुए हैं, और उसमें फिर हमारी कुछ ट्रिब्यूनल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे जो कोर्ट्स हैं वो हैं। फिर उन 5 हाई कोर्ट्स के अंडर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और फिर उनके अंडर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और सिविल जजेस हैं। तो ये सारी हायरार्की जो है, ये हमारी जो जनरल हायरार्की है, ये हमने आज के सबक में पढ़ी है। दरमियान में कुछ इश्यूज आ गए, मेरी वजह से ये जो लैपटॉप या कोई नेट का इशू एक दो दफा आया, तो बड़ी माजरत के साथ। बड़ा अहम लेक्चर था, मैं इसको शुरू से दोबारा जो है वो दोहराने लगा हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि आज हमने स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़ा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ी, और फेडरल शरिया कोर्ट पढ़ी, और इसी तरह हमने हाई कोर्ट्स पढ़ी और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ी हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमारी छोटी अदालतें सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स में हमारी सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट, हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके इख्तियारात, उसके बेंचेस, उसके इस वक्त के चीफ जस्टिस, टोटल जज कितने हैं, उसके इख्तियारात कितने हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर का मामला क्या है, इस तरह फेडरल शरिया कोर्ट क्या काम करती है, जज कौन सा है, कितने जज होते हैं, इनके इख्तियारात क्या हैं, इस तरह हाई कोर्ट्स कितनी हैं, क्या क्या काम करती हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, जजेस कितने हैं, चीफ जस्टिस कौन है, और इनके बेंचेस कितने हैं, और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात क्या हैं, और इसी तरह जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी मैंने आपके सामने डिटेल डिस्कस कर दिया, कि मजिस्ट्रेट या सेशन जज जो है क्रिमिनल कोर्ट्स को जो केसेस को देखता है, या जो हमारे सिविल केसेस हैं वो सिविल जजेस देखते हैं, और इन सब से ऊपर हमारा सेशन जज होता है। और फिर ये एक हायरार्की मैंने आपके सामने नक्शे की शक्ल में रख दी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप सवालात कर सकते हैं। हाँ जी, जिन लोगों के सवालात हैं वो रेज हैंड पे अपने हाथ खड़े कर लें, और फिर वन बाई वन इंशाल्लाह हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ताहिर खान साहब, बिस्मिल्लाह करें जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। ये हजरत आपने दौरान सबक कहा कि सज़ाए मौत का जो कैदी होता है उससे जो सबसे आखिरी मौका दिया जाता है वो ये होता है कि वो सदर के पास अपील भेज सकता है और सदर को माफ़ी के यानी उनसे माफ़ी की अपील कर सकता है। तो अब शरीयत में जो है वो तो जो मकतूल के वारिस होते हैं वो सिर्फ माफ़ करने के इख्तियार तो उनके पास ही होता है, तो फिर आया ये सदर के पास जो माफ़ी का इख्तियार होता है ये मकतूल के वरसा की रजामंदी से होता है या फिर रजामंदी मुतलकन से। होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सवाल में जवाब दे दिया, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, ठीक है, जजाक जजाक। हाँ जी, दूसरे नंबर पे हुजैफा कयूम साहब, बिस्मिल्लाह करें जी। हुजैफा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। उमर साहब को मौका दे दें, मुज़फ़्फ़र साहब उनके बाद वो बात कर लेंगे। हाँ जी, उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल मेरा उसके हवाले से था कि आपने सुप्रीम कोर्ट का बताया कि उनकी ब्रांच या रजिस्ट्री जो है दूसरे शहर चली जाती है और वहां जाके वो केसेस के फैसले करती है, तो क्या वो केसेस दोबारा चैलेंज किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के? जी जी। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला दे दिया तो वो तो अपेक्स कोर्ट है ना, सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन बात खत्म। बेशक वो क्या रजिस्ट्री ने किया, रजिस्ट्री तो समझे आपको सहूलत मिल गई ना, आप कराची से अगर यहाँ आएंगे इस्लामाबाद में, तो उसे सहूलत दे दी कि इस्लामाबाद खुद उठ के कराची चला गया। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब चाहे वो दो जजेस ही की ही बेंच हो, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुमार होगा? एक जज का भी होगा तो। सही, ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह। जी हुजैफा कयूम साहब, आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। रहमतुल्लाह। अरे जी फरमाएं। अच्छा, ये पहले आपने 100 मोटो नोटिस जो होता है, इसकी कोई लिमिट होती है, इसका कोई दायरा इख्तियार होता है, या जो चीफ जस्टिस होता है उसको वो किसी बारे में भी 100 मोटो नोटिस ले सकता है?
ले सकते हैं, वो ज़ाहिर है, वो अपेक्स चीफ जस्टिस जो है वो उसके इख्तियारात इतने होते हैं कि वो किसी भी हवाले से सो मोटो एक्शन ले सकता है। अच्छा सर, लेकिन ये आयन आप में ज़ाहिर है, आयन में जो हमारे इख्तियारात लिखे होते हैं ना, कि हर जी जी बंदे के एक खास हद तक है। जैसे वो असम्बलियां तो नहीं तोड़ सकता कि वो, कि जनाब अब ये काम करते हैं, जो भी उसके एक दायरा इख्तियार में है सो मोटो एक्शन उसने लेना है, लेकिन मैक्सिमम इख्तियारात जो है वो उसके पास होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मेरा छोटा सा सवाल था, आपने जो निचली अदालतों का जिक्र किया, जैसे सिविल कोर्ट हो गई, सेशन कोर्ट हो गई, इसमें आपने महकमा मालियात को जिक्र नहीं किया, इसकी क्या वजह है? क्या ये अदालतों के तहत नहीं आता? ओहो, आपने फिर स्टार्ट में मेरा लेक्चर नहीं सुना। मैंने अर्ज किया था कि हमारे दो हिस्से हैं। अच्छा अच्छा, एक ठीक है। आज मैंने बयान किया है और एक हमारा अगले लेक्चर में आएगा। अगले अच्छा जी, लेक्चर मैं में आपको ऐसी ऐसी दालतें सुनने को मिलेंगी, आप कहेंगे ये दालतें भी हैं दुनिया में। जी ठीक है, जजाकल्ला। उसमें ये चीजें आएंगी इंशाल्लाह। बाकी सर, मेरी गुजारिश थी, मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया है, अगर आपको कल इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर भेज दूं तो आप देख सकते हैं उसको। ये अदालतों का ही, वैसे मैंने नीचे से शुरू किया, आपने सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया, मैंने नीचे से यानी ये अच्छा, सिविल कोर्ट्स और इधर से शुरू किया। हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो ज़ाहिर है, वो समझने समझाने में वो भी ज्यादा अच्छा है नीचे से शुरू हो जाए। ठीक है। वो गुजारिश थी कि अगर मैं आपको भेज दूं, आप उसको देख लें, तो नवाजिश होगी आपकी। सर जनाब हुज़ैफा साहब, जरूर इंशाल्लाह। जजाकल्ला, बड़ी नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मरगूब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, ये जो गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, इसका दायरेकार क्या है, कितना है? जैसे नीचे से केस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट तक पहुंचा तो क्या इसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जाएगा या यहीं पे अपीलेट कोर्ट में फाइनल हो जाएगा? नहीं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ही है, पैलेट कोर्ट है। अच्छा, वो फाइनल सुप्रीम होगा। पैलेट कोर्ट है ना उनकी। ठीक है, मतलब वो हमारे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाजिर होंगे? नहीं, इस्लामाबाद में ही आएंगे। इस्लामाबाद के अंदर ही एक पैलेट बेंच है, सुप्रीम पैलेट बेंच फॉर गिलगित बल्तिस्तान, और अच्छा। एक बेंच है फॉर एजे के। ओके, ठीक, शुक्रिया। जी। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब, फरमाएं जी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, बड़ा अच्छा रहे, फायदा हुआ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और वालेकुम एक सलाम। मैंने पूछना था कि ये जो सिविल जज है और मजिस्ट्रेट, इनमें क्या फर्क है? फर्क बेसिकली दोनों, कई दफा ऐसा, अगर आप अदालतों का चक्कर लगाएं, बल्कि मैंने इंशाल्लाह आप सबको असाइनमेंट भी देनी है कि मैक्सिमम मेरे भाई कोशिश करें कि वो एक दो चक्कर अदालतों में जरूर लगाएं। अल्लाह ताला तो वैसे वो सियाने कहते हैं कि हस्पताल में और थाने कचहरियों के चक्कर से अल्लाह बचाए, लेकिन यह है कि लर्निंग के लिए आप एक दफा जरूर जाएं। वहां पे आपको कई एक जजेस के ऊपर ये लिखा हुआ मिलेगा कि सिदरा अनीक साहिबा सिविल जज, और साथ लिखा होगा मजिस्ट्रेट। एक बंदा एक वक्त में दो दो भी काम कर रहा होता है। ठीक है, दोनों ही जज हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केसेस सुनते हैं, क्राइम्स से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं। जो सिविल जज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केसेस, सिविल मैटर्स के, दीवानी मुकदमात के सुनते हैं। दोनों ही जज हैं, और एक वक्त में एक बंदा दोनों के रोल भी प्ले कर रहा होता है। हमारे गुजरांवाला में बेशुमार ऐसे जज हैं जो एक एक ही जज है लेकिन दो दो रोल प्ले कर रहे हैं। सेम टाइम मजिस्ट्रेट भी हैं, सेम टाइम सिविल जज भी हैं। हाँ जी, हाफिज साहब, आपका सवाल एड्रेस हो गया। अच्छा जी, इनके बाद हैं M A रज़ाक। जी हजरत। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब डॉक्टर साहिब, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया एक दोस्त ने, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई है मुझे, तो मैं क्लैरिटी चाहता हूँ मजीद। जी जी। सवाल ये था कि जो सदर पाकिस्तान या सरबराह रियासत को अपील का या माफ़ करने का हक होता है,
इसमें ये कहा गया कि वो रसा की रजामंदी के साथ होता है। मैंने जो सुना है वो ये है कि वो रसा का जो स्टेप है वो सदर से पहले होता है। अगर वो रसा पहले ही माफ़ कर दें तो सदर के पास अपील जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो रसा माफ़ ना करें तो फिर सदर के पास माफ़ी की अपील जाती है। ये गैर शरई है, ये गैर इस्लामी है। सदर को गैर बुरा साहब ने अगर माफ़ नहीं किया तो सदर भी माफ़ नहीं कर सकता। अगर बुरा साहब माफ़ कर दें तो सदर के पास तो फिर अपील जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे ये बिल्कुल सही। वजाहत फरमाइएगा, मेरा कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा कि दुरुस्त जो सूरत हाल है या कानून है वो क्या है। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की। जो आपका पॉइंट है ना, सेम बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ होता इस तरह है कि जब सदर साहब के पास अपील जाती है, जो हमने सुना पड़ा, चूंकि हमारे कोई एक्सपीरियंस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं आ सकी अभी तक, हुआ ये होता ही है कि आम तौर पर वो अपील वहां पे गई तो अब सदर साहब उनसे भी राय लेते हैं। जो पार्टीज होती हैं, जो वुरसा होते हैं, उनसे भी राय लेते हैं। अब इख्तियार सदर के पास है। डेफिनेटली अगर वो कहे हमने माफ नहीं करना और सदर चाहे तो माफ कर सकता है, डेफिनेटली उसके पास ये इख्तियार है। आपकी बात 100% दुरुस्त है। लेकिन उसकी रजामंदी बहरहाल वो लेता है, कोशिश करता है कि वो राजी हो जाए। लेकिन एट द एंड जो सदर है वो साहिब इख्तियार है हमारे इस पाकिस्तान के इस कानून के तहत, कि वो बगैर उनकी रजामंदी के भी, ये जो पहले मैंने लफ्ज बोल दिया था कि वो अगर रजामंदी से मुराद ये नहीं है कि वो अगर राजी नहीं हुए तो सदर भी नहीं राजी होगा। वो वो तो समझे फिर एक कौंसल की हैसियत से सदर काम कर रहा है ना। तो सदर का काम तो ये है कि उसने अपने इख्तियारात को यूज करना है कि ठीक है, अगर वो रसा नहीं भी दे रहे तो मैं उनको माफी दे देता हूँ, लेकिन वो उनकी रजामंदी लेगा, उनकी रजामंदी के साथ बात करेगा। लेकिन अगर वो नहीं राजी होते तो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि वो अपने इख्तियारात को यूज करते हुए उनको माफी दे सकता है। और ये वाकयातन आपकी कमाल आपने आगे जो है वो तशरीह कर दी कि ये गैर इस्लामी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है रसा के पास इख्तियारात होने चाहिए, टोटली सदर के पास एट द एंड इख्तियार नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने मजीद क्लियर किया और मैं भी आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ जी। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा हाल पिछले लेक्चर में नहीं थे शायद अब्दुर्रज़ाक साहब। जी नहीं, मैं पिछले में नहीं था, वो मुझे टाइफाइड हुआ था तो उसका असर बाकी है, इसलिए मैं पिछले अक्षर को मिस कर दिया। आज रिकॉर्डिंग आई है उसकी, वो मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। बस ना, वो आप जैसे लोग माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हमारी मजलिस में शामिल हैं। और बड़े, ये पहला इस वक्त सेशन है, हमारा बैच है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर्स हमारे वो टीम में शामिल रहे हैं, वो शुराका हुए हैं शामिल। लेकिन इस दफा वो, मैं कहता हूँ सबके सरदार ही हमारे पास माशाल्लाह बड़े बड़े वो हाई क्वालिफाइड और अच्छे, जिनका मुताला भी अच्छा है माशाल्लाह, वो शामिल हुए हैं। तो बड़ा मजा आया मुझे पिछले लेक्चर का भी जी। क्वेश्चनिंग में ज़ाहिर है बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बंदा खुद समझ रहा होता है, और सवाल खुद बहुत समंदर होता है। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने रहनुमाई भी की, सवाल भी अच्छा हुआ। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, हमारे साथ रहिए और सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहे। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज का हमारा ये सेशन मुकम्मल हुआ। और किसी का सवाल नहीं है तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह आप ताला। साहब, मुझे लगता है कईयों को ना हैंड रेज करने का वो तरीका नहीं आता। मे भी वो सवाल करना चाहते हो लेकिन हैंड रेज ना कर सकते हो, या उनको तरीका ना आता हो। अच्छा, तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि जी कोई भी माइक खोल के तो वो बात कर सकता है। ऐसा भी एट द एंड आप हाँ ऑप्शन जी, ऐसा जो भी है हो वो। सकता है। आखिर में आप सवाल कर लें। और हैंड, ये रिएक्शंस का एक ऑप्शन है जूम में, रिएक्शंस। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक आएगा रेज हैंड का ऑप्शन। दीगर ऑप्शंस भी हैं, इमोजीज वगैरह हैं, तो लेकिन रेज हैंड पे आप करेंगे तो आपका हाथ हमें नजर आ जाएगा। ये
ये ज़मीर जान साहब ने वो मेरा ख्याल है। जी जी बिस्मिल्लाह करें। हमने नहीं सुना ये क्या बहुत का मसला है। तो दीनी मुकदमा की वजह थोड़ा ये जो रात में दूसरा है कि रात बढ़ते हैं कुली कहरी अफसा मुझे नहीं समझ आई, ये आवाज शायद या मुझे कट गई है या इनकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। नहीं नेटवर्क इशू है, उनकी आवाज़ साफ नहीं आई। ज़मीर जान साहब अगर आप दोबारा कोशिश फरमाएं, सवाल दोहरा दें। तो बहुत ज्यादा नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लिख नेटवर्क के इशू है भेज आपकी दें। तरफ। हाँ, तो अगर आप अपना सवाल लिख के तो ग्रुप में भेज दें, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इंशाल्लाह हम उसको टैकल कर लेंगे। जी ठीक है जी ठीक है जी, अफसा। अल्लाह नेक्स्ट ताला हमारी खुश रखे। सोमवार को इंशाल्लाह क्लास होगा जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह सोमवार को क्लास होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह अगली क्लास में जी मुलाकात होगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं में अस्सलाम याद वालेकुम। रखें जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।